चलो पीजीबीबी का अपने 8-10 क्वेश्चंस कर लिए, डेप्रेशन का क्लास कर लिए। अब पीजीबी में कुछ छोटा मोटा चीज बाकी है, वो सब करा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम के समय जब मैं मैराथन भी लूंगा ना, तुम लोग का याद है ना, तो उसमें वही सब जो क्वेश्चंस कराए सब वैसे ही रहेगा, बट उसको मैं मिक्स कर दूंगा ताकि फुल फ्लेजेड सम हो जाए, इसमें सब कुछ कवर हो जाए। तो मैराथन में इतना संभव नहीं कि 8-8 सम्स करे बैठ के, तो उस समय हाँ सैलरी हो गया, ठीक है। हेडिंग तो साइंटिफिक रिसर्च, थोड़ा लिख लो, उसको याद रहेगा, एग्जाम में काम आएगा। जिसको मिनी जीरोक्स कराना वो भी करा लेना। डिडक्शन एट द रेट 100% शैल बी अलाउड, डिडक्शन एट द रेट 100% शैल बी अलाउड, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट पूरा 100% डिडक्शन अलाउ मिल जाएगा। मतलब क्या होगा सर, समझो, याद करो। पहले डिस अलाउ करता है तो फिर वापस अलाउ करना पड़ता है। अगर टोटल इनकम निकालने बोले तो 100% अलाउ हो जाएगा, मतलब वापस पूरा माइनस हो जाएगा। फिर एक बार पूरा प्लस करना पड़ेगा, मगर 100% तुमको वापस मिल जाएगा डिडक्शन, राइट। इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, in respect of expenditure on research through following outside institution, outside अंडरलाइन कर लेना, through following outside institution, समझो ध्यान से, ठीक है। अगर मान लो कोई भी बिजनेस किसी बाहर का इंस्टीट्यूशन से रिसर्च का काम करवाता है, किसका काम, रिसर्च का काम कराता है। कोई भी बिजनेस, मान लो मैंने एक आईआईटी खड़गपुर को पैसा दे दिया, आईआईटी खड़गपुर तो रिसर्च वगैरह काम करता है ना, इंजीनियरिंग वगैरह है तो रिसर्च का काम होता है वहां पे। तो मैंने उनको पैसा दे दिया, क्या दे दिया, तो मेरा खर्चा हुआ, तो मेरा खर्चा हुआ, बट ये बिजनेस खर्चा नहीं, तो पहले डिसअलाउ कर देते हैं, उसके बाद वापस अलाउ करते हैं। तो अब 100% अलाउ तब होगा जब ये सब केस है, अभी कुछ लिखा रहा हूं मैं, वो सब केस है, ठीक है। नंबर 1 लिखो, ऐसा 2 कॉलम बना लो, देखो ऐसा 2 कॉलम, अब लिख लो इंस्टीट्यूशन और पर्पस, 2 कॉलम बना लो। आवाज आ रहा है कुछ, खेला हो गया ऑलरेडी। इंस्टीट्यूशन और पर्पस, इंस्टीट्यूशन और पर्पस पहला लिखो। और अगर ये सब फॉलोइंग नहीं हुआ तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा तब, थोड़ा सा भी नहीं। एनी पेमेंट, हेलो, हाँ आ रहा हूँ, 1 सेकंड, बच्चा लोग है ना यार, देख लो 5:30 बजे तो है, अभी स्टार्ट हुआ है, देखो ना अब कब तक चलेगा। एनी पेमेंट टू लिख लो नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी। अगर आप कोई पेमेंट करो नेशनल लेबोरेटरी को या यूनिवर्सिटी को, ठीक है, और आईआईटी, ठीक है ना, आईआईटी, तो पेमेंट कर रहे हो को नेशनल लेबोरेटरी को या आईआईटी को या यूनिवर्सिटी को। क्या पर्पज है, लिखो पर्पज साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है तुम वहां पे, तो लोगों को पेमेंट किया है, क्या किया है, पेमेंट किया है, साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, बिजनेस रिलेटेड हो या नहीं हो, पूरा 100% डिडक्शन। कॉपी कर लो उसको, ठीक है। एनी पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी अंडर और यूनिवर्सिटी और आईआईटी, किस चीज का पेमेंट किया तुमने, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करवाना था तुमको, इसलिए तुमने पेमेंट किसको किया, नेशनल लेबोरेटरी को या यूनिवर्सिटी को या आईआईटी को। पूरा 100% डिडक्शन मिल जाएगा, भले ही वो बिजनेस रिलेटेड, मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां तो प्लस करेगा ही, नीचे पूरा 100% माइनस कर पाएगा। ये उसी चीज का पार्ट है कि तुम नीचे कितना माइनस कर पाएगा। भाई जैसे अपने ये इनकम, मतलब जैसे मैं क्या, हाँ बोलो ना, टोटल इनकम, जैसे हम लोग टोटल इनकम बोलते हैं तो पहले हम लोग को इनकम हटाते हैं अंदर, एग्जैक्टली, ऐड कर देते, वैसे ही इसको भी हटा देंगे, बट इसको एक्सपेंडिचर देने, इसको पहले प्लस कर देगा, जैसे मान लो 2000 रुपया, हाँ एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देगा, बिल्कुल, ये सब कंडीशंस जो भी है ये सब सिर्फ डिडक्शन के लिए, प्लस तो होना ही है, यस। नंबर बी लिखो, एनी पेमेंट मेड टू अ notified
नोटिफाइड कौन करेगा? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। एनी पेमेंट मेड टू अ नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, बार बार बोलो, नोटिफाई कौन करेगा? कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप अगर कोई नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन को पेमेंट करते हो, नोटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ने। कौन करेगा हमेशा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख दिया कि हाँ मैं नोटिफाई करता हूं इसको, मतलब कोई नोटिस लगा दिया कि ये वो नोटिफाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया ये एसोसिएशन नोटिफाइड है, हाँ। तो डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब समझो कोई आप इंस्टीट्यूट को पेमेंट करते हो, कोई एसोसिएशन को पेमेंट, अप्रूवल, यस, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना? अच्छा, स्टेट का नहीं है? नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर एसोसिएशन, ठीक है। इसमें आईआईटी वगैरह का बात नहीं कर रहे, नेशनल लेबोरेटरी का बात नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। तो कोई ऐसा पेमेंट आप कर रहे हो कोई नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन को, या कोई ऐसा यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड भी कौन करेगा? बार बार बोल दे रहा हूं, सेंट्रल, या कोई अदर एसोसिएशन, सब कौन बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्पस क्या? सेम पर्पस, हम लोग सेक्शन ही पढ़ रहे हैं सर, ये साइंटिफिक रिसर्च का, किसका पढ़ रहे हैं? तो पर्पस होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च, क्या होना चाहिए? और वापस से बोल रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता है बिजनेस रिलेटेड हो या नहीं हो, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, सब में मोटा मोटी यही है, ठीक है, वेदर रिलेटेड टू, ये तो लिखा ही हुआ है साइंटिफिक रिसर्च के, हाँ, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत रिसर्च बिजनेस के लिए कराना पड़ता है, और बहुत सारा रिसर्च ऐसे ही करवाता है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, वो एक ही चीज है, साइंटिफिक रिसर्च एक ही बात है, ठीक है। भैया, ये जो आईआईटी है वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एसोसिएशन तीनों में लाइनें करती है, ठीक है। नंबर सी, आईआईटी तो ऐसे पूरा एक डिफरेंट बिल्कुल सिस्टम हो गया। नंबर सी लिखो, एनी पेमेंट टू एन अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, ठीक है, बट ब्रैकेट में लिख लो, तुम कोई पेमेंट कर रहे किसको? इंडियन कंपनी को, जो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड कौन करेगा यार? बट उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए उस कंपनी का? सुन लो, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हुम इज साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हुम इज साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब तुम कोई इंडियन कंपनी को पेमेंट कर रहा है, वो अप्रूव्ड है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है? साइंटिफिक रिसर्च करना, ये बहुत जरूरी है। अगर मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं है ना, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, समझा मेरा बात? पर्पस वही सेम, क्या है? ब्रैकेट में वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, ऐसा लिख, जो समझ जाएगा ना, कितना बार लिखूंगा मैं? ये क्या है? साइंटिफिक रिसर्च है? पर्पस, हाँ, पर्पस साइंटिफिक रिसर्च सेम है, इसमें हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ हुम, हाँ, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अच्छा, और सेम पर्पस साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए। जो पर्पस का कॉलम है, इसमें पर्पस क्या? साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो या फिर नहीं हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो आप ऐसा ऐसा अगर करते हो सर, अगर आप ऐसा ऐसा करते हो, पेमेंट देते हो, तो उसका 100% डिडक्शन तुमको मिल जाएगा। कितना परसेंट मिल जाएगा सर? 100%। पूरा का पूरा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लस तो पूरा ही करना है, गलत मत करना, ठीक है ना, मगर माइनस 100% करना अगर ये सब कंडीशंस सेटिस्फाइड होता है तो। क्लियर हो गया? तो हम लोग अभी तक जितना समझते थे ये सब कंडीशन तो है, हाँ, ठीक है, वही एक आधा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ये हो गया साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, क्या हो गया? अब हाँ, अब एक चीज और, अब ये सब इसलिए छोटा छोटा चीज है तो वो सब लिख लो, साइंटिफिक रिसर्च याद रहेगा। अब और एक लिखो, अब एक और लिख लो सर, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, सेक्शन 35 DD है। ये खत्म? हाँ, सेक्शन 35 DD है, सेक्शन का नाम है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर, बहुत इजी है ये पार्ट, अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम,
amortization मतलब क्या होता अमोर्टाइजेशन मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई, तुमने 50 एम्प्लॉय को हटा दिया, 100 एम्प्लॉय को हटा दिया, वो अपनी मर्जी से हट गया सपोज, ठीक है, तो उसका पेमेंट करता है तो अपने, ठीक है ना। तो अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है, देखो कि मान लो मेरे ऑफिस में पहले मैं लेबर से काम कराता था ना, अब मेरे पास नई नई मशीन्स आ गई, 500 लेबर एक साथ बेरोजगार हो गया, कंपेंसेशन दूंगा उनको निकाल रहा हूं मैं, मान लो मैंने उनको 20 लाख का कंपेंसेशन दे दिया, कितने का, 20 लाख का। अब पीएल में डेबिट करूंगा, पीएल में एक साथ बहुत ज्यादा खर्चा क्लेम करने से मेरा प्रॉफिट एक साथ गिर जाएगा, इनकम टैक्स वाला मानेगा नहीं, इनकम टैक्स वाला बोलेगा देखिए हम जानते हैं आपका खर्चा जेन्युइन है, आप उनको कंपेंसेशन दे रहे हैं, मगर आपका इस हिसाब से तो पहले साल को टैक्स ही नहीं बनेगा, क्योंकि आप पीएल में बहुत ज्यादा खर्चा क्लेम कर रहे हो, खर्चा बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि तुम पीएल में लिखेगा ना टू कंपेंसेशन, पर वो तो है तो बट ये खर्चा के एक साथ आता है, बट एक साथ आना नहीं चाहिए, इसको बोला गया तुम ले लो खर्चा, लेकिन एक साल में मत लो, 5 साल में लो, कितना में लो, वो 5 साल में थोड़ी दे रहा है एम्प्लॉइज को, वो अच्छा अब एक चीज बोलूं, चलो आपका ये बात को हम भ्रम को तोड़ देते हैं, आओ आप मशीन खरीदते हो, खर्चा हुआ, तुम मशीन डालो, चलो खर्चा क्लेम करो, मशीन 20 लाख का, तुमको क्या 20 लाख एक साथ क्लेम मिलता है, नहीं, तुमको हर साल उसका सपोज 10% डेप्रिसिएशन ना क्लेम करने मिलता है, ये मशीन तुम कहाँ डालता है, बैलेंस शीट एसेट में, मगर पहला साल तुम उसका डेप्रिसिएशन ले सकता है, तो कितना लेता है, खाली 2 लाख ही तो क्लेम करता है, अगले साल वापस डेप्रिसिएशन लेगा, कितना लेगा, फिर तीसरे साल वापस, इस साल पूरा 10 साल महीना ले रहा है, बट तेरा जेब से पैसा कब गया, पहले साल, तब फिर, तो हर चीज जो एक साथ आपका खर्चा लगे हर बार वो अलाउ नहीं होता, ये सब होता है कैपिटल नेचर का खर्चा, कौन सा नेचर का खर्चा, जिसको आपको इनकम टैक्स वाले एक साथ अलाउ करने नहीं, वैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट भी आपको एक साथ अलाउ करने नहीं देगा। अब मान लो कल को पीएल में दिया हुआ है कि टू वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, कितना दे दिया, तो तुम ध्यान रखना अलाउ मत करना, इसको डिसअलाउ करेगा, पूरा डिसअलाउ कर दो, लेकिन वापस 1/5 अलाउ कर दो, या फिर 4/5 डिसअलाउ कर दो, दोनों तुम्हारा मन, ये रेशियो सेम, हाँ ये सेम है 1/5, अभी लिखाने वाला हूं मैं, तो या तो पूरा डिसअलाउ करके -1/5 वापस कर दो, नहीं तो 20 लाख का 4/5 डिसअलाउ कर दो, इजी रहेगा 4/5 डिसअलाउ करना, वैसे याद रहे, ठीक है ना, तुमको जैसा अच्छा लगे, या तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लो ट्रीटमेंट, ऐड करने याद है, लेस करना भूल जाते, ट्रीटमेंट दोनों लिख लो, ट्रीटमेंट 1/5 टू बी अलाउड, या तो ऐसे लिख लो 1/5 टू बी अलाउड, राइट, 1/5 टू बी अलाउड, और ऐसा भी समझ सकता है 4/5 टू बी डिसअलाउड, है ना। तो अगर आपको 1/5 अलाउ करना है खाली, तो फिर पहले पूरा डिसअलाउ करके वापस 1/5 माइनस करना पड़ेगा, और नहीं तो 4/5 पूरा एक साथ ही ऐड कर दो, नहीं समझा, इसका मतलब अगर 20 लाख बोल रहा हूं ना, तो तुम क्या कर सकता है, पहले पूरा 20 लाख प्लस करके खाली -4 लाख कर सकता है, या तो ये तो अल्टीमेटली 16 लाख ही तो प्लस हो रहा है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 20 लाख का 4/5 प्लस कर दो 16 लाख, है ना, समझा, ये हो गया वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्या हो गया सर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। नेक्स्ट लिखो, ये पॉइंट नंबर 2 था, पॉइंट नंबर 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो, पहला था साइंटिफिक रिसर्च, अच्छा दूसरा था अमोर्टाइजेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंस, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, लिखा, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, सुन लो, अगर मान लो आप इंडिया में किसी को इंटरेस्ट पे करते हो, आपने याद है लिखते हैं ना पीएल में टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बार आया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ नहीं करते हैं, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन सम्स खोलना आया होगा, बहुत बार आया होगा, बैंक लोन है वो अलाउ होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है सर इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, मतलब तुम किसी से बाहर से किसी से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट देगा, जनरली अलाउ होना चाहिए ना, है तो लोन का ही पैसा, बट एक कंडीशन है, क्या सुन लो, तुमको एक चीज पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये अपने पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, सेमेस्टर 5 में, कब पढ़ेंगे सर, सेमेस्टर 5 में पढ़ेंगे, टीडीएस, क्या पढ़ेंगे सर, अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि सेमेस्टर 5 में याद तो नहीं रहेगा तुम लोग को, बट अभी के लिए काम आ जाएगा, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्या होता है, ये क्या होता है समझ लो ध्यान से, पता है मोहित क्या होता है, क्या होता है बोलो, लाइक बहुत सारे जो मतलब ऐसे ये रहता है, क्या बोलते हैं, लाइक मतलब सैलरी आता है उसमें भी थोड़ा कट जाता है तो कट जाता है, फिर उसके और फिर ये बहुत सारे देखो नॉर्मली
सोचते तो पीछे रह जाता। नॉर्मली मैं जैसे मान लो मेरा प्रोफेशन है कोचिंग सेंटर, मैं अपना 1 साल जो कमाता हूँ एट द एंड मैं खुद अपना इनकम एसेस कर लेता हूँ, इतना टैक्स दे देता हूँ। तो मैं पहले असेस कर रहा हूँ अपना इनकम, फिर टैक्स दे रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है, इनकम असेसमेंट का वेट नहीं करना पड़ता है। बहुत बार इनकम असेसमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे इनकम आया, तुमको 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट पहले ही तुमसे टैक्स ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मान लो केबीसी में तुम जीत गया 10 लाख रुपया, कितना जीत गया, तुमको 10 लाख नहीं देगा, है ना, उसका 30% सोर्स में ही काट लिया। मतलब सोर्स क्या हुआ, 10 लाख आने वाला था, उसी सोर्स पे तेरा 30% कट गया। कितना कट गया, 3 लाख। तेरे को हाथ में 10 लाख मिलेगा नहीं, 3 लाख मिलेगा, यानी 7 लाख। तो तेरा 3 लाख कट के ऑलरेडी जमा हो गया ना। तो इसका मतलब समझो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मोहित 10 लाख जीतता है, टीडीएस किसका कटेगा, मोहित का कटेगा। कौन काटेगा, गवर्नमेंट काट, मतलब केबीसी वाले काट रहे, काट के गवर्नमेंट को जमा दे दे रहे हैं। टैक्स तो गवर्नमेंट को मिलेगा, तो टीडीएस काटता कौन है, जो पेमेंट करता है। यस और नो। और टीडीएस कटता किसको, जिसके लिए इनकम है। हाँ, अब एक चीज बताओ, मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ना आउटसाइडर को। मान लो मैंने मिस्टर निक जोनेस को पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, मैंने उनसे लोन लिया था 40 लाख का। कितने का, उस पर 10% मेरे को इंटरेस्ट देना था 4 लाख का। मैंने इंटरेस्ट क्लेम कर लिया पीएल में, कितना, 4 लाख। लेकिन इनकम उसके हाथ में है ना, तो इनकम उस इंटरेस्ट पे टीडीएस काट के मेरे को पेमेंट करना होता है, ये नियम है। मतलब आप उसको पेमेंट दे रहे हो क्या, मैं 4 लाख उसका इनकम बनता है, तो निक जोनेस का इंटरेस्ट का इनकम कितना बनता है, 4 लाख निक जोनेस का इंटरेस्ट बनता है, बट उसके हाथ में 4 लाख नहीं जाएगा। मान लो एक एग्जांपल समझो, मान लो 4 लाख पे मेरे को उसका 5% टीडीएस काटना है, तो 4 लाख का 5% यानी मैं 20,000 रुपया काट लूंगा पहले, और निक जोनेस को 3,80,000 पे कर दूंगा, और 20,000 मेरा जिम्मेदारी बनता, मैं किसको दे दूं, इज्जत से। तो मेरे पॉकेट से 4 लाख ही जा रहा है, पहले भी 4 लाख ही जाता, मगर नुकसान निक जोनेस का हुआ। उसको 4 लाख मिलता, वो 4 लाख नहीं मिलेगा, 20,000 कट गया, और 380 उसको मिल गया। तो इट इज माई लाइबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस while making payment to outsider at the time of making payment of interest on loan, मेरा जिम्मेदारी है। अगर मैं निक जोनेस को बिना टीडीएस काटे पूरा 4 लाख दे दे रहा हूं, कितना दे दे रहा हूं, तो तुमको पता होना चाहिए मैं पीएल में पूरा टू इंटरेस्ट 4 लाख दिखाता, और इसमें एडजस्टमेंट में रहेगा नीचे इंटरेस्ट पे टीडीएस शायद नहीं कट, ऐसा लिख देगा। क्या बोला, गलती किसका, मेरा। टीडीएस काटना चाहिए, नहीं काटा। सुन लो, अगर टीडीएस नहीं काटा ना, पूरा का पूरा इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा 4 लाख मेरे इनकम में प्लस हो जाएगा। ये तुम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो। तुम गवर्नमेंट का कंप्लायंस नहीं मान रहे ना, तुम तो गवर्नमेंट का कंप्लायंस नहीं मान रहे, पूरा 4 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। तो 20,000 आप में से कट जाएगा। 20,000 नहीं, 20,000 क्यों कटेगा, इंटरेस्ट पे टीडीएस आप कट 20,000 उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट, हाँ, तो वो 20,000 गवर्नमेंट के पास पहुंचा नहीं, तो आपके पास वो 20,000 का तो वो है ना कि लायबिलिटी, तो आप 20,000 दोगे ना गवर्नमेंट। अगर मैं ऐसा करने लगा ना, तब तो तुम समझो मैं बहुत सारी रिलैक्सेशन में क्या करूंगा, जहां जहां टीडीएस काटना वहां काटूंगा ही नहीं, और मैं गवर्नमेंट को सर मैंने टीडीएस नहीं काटा, ये तो आप ही का ही नुकसान है, इसलिए तो ये नुकसान ना हो मेरा, इसलिए गवर्नमेंट ने जो कंप्लायंस है वो कड़ा कर दिया कि आपका जिम्मेदारी बनता है टीडीएस काट लेना, वरना पूरा खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। अगर आदमी ऐसे ही करने लगा तो कभी टीडीएस काटेगा नहीं, बोलेगा गवर्नमेंट रख, मैं टीडीएस काटना भूल गया, तू रख ले। तो लॉ को कड़ा करने के लिए क्या बोला, अगर टीडीएस नहीं काटोगे पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ, मतलब तेरा इनकम 4 लाख से बढ़ा दिया जाएगा। सर बट जैसे अगर एग्जांपल पूछे, जैसे अभी तो ये बैलेंस शीट है, बट अब समझ लीजिए बाई चांस हम उसको 4 लाख कर दिए, बट हम उसको बोले कि हम टीडीएस मतलब एज इन कस्टमर है, तो मतलब वो लोन समझ गया, मेरा बातचीत है, तो हम उससे 20,000 वापस रिफंड मांग लें, हाँ मांग के गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता, चल जाएगा, चल जाएगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा वो प्रैक्टिकल एकदम ये रियल लाइफ में होता ही है, हाँ। बिल्कुल होता है। रिलेटेड पार्टीज है, जान पहचान आपस में, तो बोले रुक भाई एक काम कर, मैं नया बिल बना देता हूँ बैक डेट पे, आगे का डेट पे, बिल्कुल होता है ये सब, तो इसके तो सीए को रखा जाता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट अभी यहाँ पे आ गया तो समझ गया ना कि उसने काटा ही नहीं, कंप्लायंस तोड़ दिया, पता चल गया उनको, तो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही है, समझा, बट यहाँ पे डिसअलाउ भूल ही जाता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब ये जैसे पूछ जैसे टीडीएस कर दिया, तो वो 4 लाख अल्लाह हो जाएगा, वो तो अलाउ हो गया, बट अब जैसे समझ लीजिए वो इनकम है मेरा, तो अब इनकम किसका, तुम निक जोनेस है, तुम्हारा इनकम है, हाँ। मेरा तो इनकम नहीं है, मैं तो खर्चा है मेरा, हाँ, तो फिर उस पे भी टैक्स लगेगा ना, वो तो तुम देगा, हाँ, तुम्हारा इनकम है, तुम उस पर टैक्स देगा, और मेरा तो अलग इनकम है, मैं तो अपना पीजीबी बना रहा हूँ, उसमें खर्चा क्लेम कर रहा हूँ। तुम्हारा हो सकता है तुम गाता भी है, सिंगर है, तो तुम्हारा एक वो प्रोफेशनल इनकम है, तुम्हारा ये और अदर इनकम है, तुमको इस पे भी टैक्स देना, मतलब बट इस इंटरेस्ट में तुम टैक्स नहीं देगा, मगर अब
इस पे ऑलरेडी कट चुका है, बाकी तुम्हारा अदर इनकम पे तुम टैक्स देगा, ये जो इनकम पे ऑलरेडी चला जा चुका है उस पे नहीं कटता। डबल टैक्सेशन कभी नहीं होता, ठीक है, जो कट गया वो कट गया, है ना। डबल टैक्सेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो लाइक जैसे बहुत सारा मतलब जैसे बहुत सारा मतलब सैलरी भी आता है उसमें टीडीएस ऑलरेडी कट जाता है, मतलब कोई कटवा लेते हैं कट देते, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग फिर एट द एंड ऑफ द चलो तुम इतना पूछा, तुम्हें चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से। एक चीज पूछा है बहुत अच्छा, प्रैक्टिकली समझने का चाहिए। सुनो, मान लो मैं जॉब करता हूँ पीडब्ल्यूसी में, पीडब्ल्यूसी एक फर्म है सीए का, मैं वहां से मान लो 50,000 रुपया महीना कमाता हूँ, तो 12 महीने का मेरा इनकम कितना हुआ, 6 लाख। टीडीएस, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मेरा एम्प्लॉयर पीडब्ल्यूसी है, टीडीएस कौन काटेगा पहले ये बताओ, एम्प्लॉयर काटेगा, बिल्कुल। उनको पता है मेरा 6 लाख, स्लैब रेट उनको पता है 6 लाख पे कितना कितना कटना चाहिए, अप टू 2.5 लाख पढ़ाया था ना तुम लोग को। तो एक एग्जांपल मान ले, तो मेरा 6 लाख पे टैक्स बन रहा है 80,000, कितना बन रहा है, टैक्स कितना बन रहा है, 80,000 बन रहा है, तो पूरे साल का, पूरे साल का एक महीने का टैक्स बता सकता है मेरे को, 80,000 बाई 12, तो 80,000 बाई 12 रियल लाइफ में क्या हो रहा है वही बता रहा हूँ तुम लोग को। 80,000 बाई 12 अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ 7,000 अप्रोक्सीमेटली, हाँ। तो मेरे को हाथ में पता है कितना मिलेगा, 50 रुपए मेरा इनकम है, तो उसमें हर महीने का मेरा टैक्स कट जाएगा, तो मेरे को इन हैंड कितना मिलेगा पैसा, 43,000। तो ये एक्चुअल भी कंसेप्ट है। जो सैलरीड पर्सन होता है ना, एम्प्लॉयर ऑलरेडी उसका एस्टिमेशन लेके रखा है, हर साल अकॉर्डिंगली जो टीडीएस बनता है उसको एक महीना का डिवाइड महीना का निकाल लेता है, उसका टीडीएस काट देता है, फिर उसको एट द एंड टैक्स नहीं भरना, फिर टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अब एक और चीज समझो इसमें, अब क्या कॉम्प्लिकेशन है सुनो। मान लो मेरा ये 6 लाख रुपया है, बट क्या कोई जरूरी थोड़ी मैं खाली सैलरी से कमाता हूँ, नहीं ना, मेरा अदर सोर्स हो सकता है। अब मान लो मेरा रेंटल इनकम है, मेरा एक प्रॉपर्टी है, तो मेरा सैलरी इनकम तो तुमको दिख गया, चलो 6 लाख। नाउ इट इज माई ड्यूटी टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू माई एम्प्लॉयर दैट सर मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है। क्या बोला मैंने, तब ना टैक्स तो एक साथ कटता है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, मैं उनको बताऊं सर मेरे हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, वहां से मेरे को साल का 5 लाख मिलता है, तो मेरा टोटल इनकम तो बढ़ गया ना प्राची, कितना बढ़ गया, तो अब वो ज्यादा काटेगा, 11 लाख ज्यादा काटेगा। बट वो तो बिजनेस रिलेटेड है ना, ये तो बट अलग है। आपको टैक्स तो स्लैब पे देना है ना, और अगर कोई बताए ना उसको, गलत है, बताए आपको ना, पता चल जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। फिर एज इन वो मेरे सैलरी से थोड़ा ज्यादा परसेंटेज काट लेगा, बट हमको ये 5 लाख फिर कुछ नहीं देना, एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट। अगर मैं 5 लाख का साल के आखिरी में अगर देना चाहता हूँ, मतलब साल के आखिरी में आपको 5 लाख तो एक साथ मिलेगा ना, आपको तो पता है रेंटल है, तो क्यों आखिरी में देगा तुमको 5 लाख तो साल का रेंट मिल रहा है, तुम क्यों आखिरी में देगा, तेरा महीने का 40 का रेंट तो तेरे को मिल रहा है, हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली यू नो कि 5 लाख का रेंट तुमको मिलने वाला है, तो तुम क्यों आखिरी में देगा। नहीं वो 31 मार्च को जब देते हैं ना, वो 31 मार्च को तुम उसको देगा, हाँ। लेकिन तुमको पहले बता देना पड़ेगा कि मेरा एक रेंटल प्रॉपर्टी, वहां से मेरे को हर महीने का इतना रेंट नहीं मिलता मेरे को बिजनेस के साथ साथ अपना हर महीने टैक्स नहीं कटाना, वैसे टीडीएस करके। है। ये बिजनेस नहीं है, पहला बात ये हाउस प्रॉपर्टी है, हाँ नहीं वो सैलरी, ये सैलरी आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका वो भैया वो बोलना चाह रही है कि हम 6 लाख में जो टैक्स कर रहे हैं वो टीडीएस नहीं काटे, वो पूरा पैसा मेरे पास आए, हम एज अ होल हम अकेले खुद देंगे। नहीं हो सकता, वो तो वो बोल रहे हो, मनी काट के वो देता है। उन लोग की काट देता है। कंपनी काट पैसे मैं नहीं कटवाना चाहती, नहीं हो अपना सकता, अलग से। नहीं हो नहीं, सकता, वो तुमको कंपनी काट के नहीं देगा। सैलरी का कंपनी काट के देगा, अगर आपका टैक्सेबल लिमिट है तो कंपनी को तो दिखाना पड़ेगा मेरे इतने एम्प्लॉइज है, मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, उसको भी तो शो करना होता उसको है तो शो करना पड़ेगा, वही बात शो करके रखते हैं। समझा ना, क्लियर। और बड़ा कंपनी करता है, छोटा मोटा कंपनी नहीं करता, बड़ा बड़ा कंपनी इनको दिखाना पड़ता है, तुम लोग तो बड़ा लेवल पे पढ़ा रहे हैं ना। अब मान लो मेरे पापा जहाँ जॉब करते हो सकता है उनको कुछ कच्चा में मिलता होगा, कुछ पैसा, उनका टीडीएस बच जाता होगा, मेरी बात समझ रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में शायद नहीं बच सकता, कॉर्पोरेट सेक्टर में शायद नहीं करता है TDS। कहीं पे कटता, कहीं पे नहीं कटता है, वहीं से किधर- वहाँ नहीं कटता, हेलो समझा। सारा नेट खुल रहा है, यूट्यूब पे सारा नेट खुल रहा है। सुन रहे हो, तुम लोग को बहुत जानकारी दे दिया मैंने, बैक टू वर्क। आओ, मेरा लिखने का मतलब क्या था, आ जाओ, इफ लिख लो, इफ इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया लिखा है, गाने को नहीं विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, इफ इंटरेस्ट इसमें आ जाते हैं, इफ इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, उसी लाइन में लिखे ना। हाँ, इफ इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग कॉमा होल एक्सपेंडिचर या होल इंटरेस्ट शैल बी डिसअलाउड, ऐसा कर दो, होल इंटरेस्ट शैल बी डिसअलाउड, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज पूछ रहा हूं, खाली लिखने का जरूरत नहीं है, खाली सुनना, लिख लिया तो। मान लो बाजार में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, डिमांड बहुत है, बैंक वाला इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देगा ना, जो जनरली 8% मिलता था वो बैंक वाला 15% ले रहा है मेरे से इंटरेस्ट, हो ही सकता है ना,
क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मान लो मैंने एक छोटा सा फिगर लेता हूँ, 1 लाख का लोन उठाया, मैं बैंक वाले को 15,000 साल का इंटरेस्ट दूंगा कि नहीं दूंगा? बट अगर ये डिमांड नॉर्मल होता तो मेरे को 15% नहीं करके 8% इंटरेस्ट देना पड़ता। तो मैं पीएल में 15,000 ना लिख के कितना लिखता? बट अभी लिखा कितना है मैंने? नाउ माई क्वेश्चन इज, जो एक्स्ट्रा 7,000 है वो क्या अलाउ होगा? या मतलब 15,000 लिखा है मैंने, बट बाजार अच्छा रहता तो 8,000 में मिल जाता मेरे को। मैंने 7,000 ज्यादा शो कर दिया क्योंकि बाजार में मेरे को वैसा इंटरेस्ट रेट पे मिला है। तो माई क्वेश्चन इज, क्या 7,000 जो एक्स्ट्रा वो अलाउ या डिसअलाउ? अलाउ हो जाएगा, मतलब तुम्हारा कुछ प्लस नहीं करना पड़ेगा। प्राची, नेहा, आदित्य सुना था क्या? हाँ नहीं, हाँ वो 8,000 ही खेलने वाला होगा, 7,000 बाकी ज्यादा डिसअलाउ, क्योंकि मार्केट रेट ज्यादा था। हाँ, वो मार्केट रेट से उससे क्या करना है? मेरे को 15% में मिला है। हाँ, बट एज इन जनरली जो रहता है वो तो 8,000 है, तो खाली मेरे को 8,000 मैं 7,000 डिसअलाउ कर देंगे, ऐसा तुम बोल रहे हो। प्राची, नहीं क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ क्वेश्चन सुनो, मैं क्या लिखा हो पहले बताया, तुम लोग खुद समझ जाएगा। इन केस ऑफ जेन्युइन बोरोइंग्स फॉर बिजनेस, इन केस ऑफ जेन्युइन बोरोइंग्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए उठाया, इंटरेस्ट शैल बी अलाउड इवन इफ द रेट इज हाई। मतलब अगर तुम बिजनेस पर्पज के लिए उठाया ना, पूरा 15 भी अलाउ हो जाएगा। आदित्य, बिजनेस के लिए उठाया ना, अगर बिजनेस के लिए उठाया, जेन्युइन पर्पज है, हाई रेट में उठाया तो भी अलाउ करना है, डिसअलाउ नहीं करना है। समझा मेरा बात? तो लिख लो, इवन इफ द मार्केट रेट इज हाई, इवन इफ द मार्केट रेट इज हाई। ये दूसरा एक पॉइंट हो गया ना। हाँ, इंटरेस्ट पेड आउटस्टैंडिंग खत्म। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर अच्छा क्या? फोर्थ नंबर पॉइंट है क्या? हाँ, लिख लो, क्या बोले? इफ इंटरेस्ट पेड at higher market rate of interest, if interest paid at higher market rate of interest comma it shall be fully allowed, it shall be fully allowed, it shall be fully allowed, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, genuinely for business, genuinely for business यूज होना चाहिए, ठीक है? जेन्युइनली फॉर बिजनेस। हाँ, जेन्युइनली कि जनरली? जेन्युइनली, जेन्युइनली। हाँ ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज पूछ रहा हूं, सुनो। मैंने लोन लिया मोहित से, इंटरेस्ट पे करूंगा तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने मोहित से लोन लिया 40 लाख का। क्यों लिया? मेरे को एक फर्नीचर खरीदना था 20 लाख का, और मेरा बहुत सारा सैलरी पेंडिंग था एम्प्लॉइज को देना, तो सैलरी भी पे करना था 20 लाख का। पैसा नहीं था ना, मैंने मोहित को बोला मोहित 40 लाख का लोन दे दे। उस पे मोहित मेरे से क्या लेगा? कितना? कितना आया? मैं पीएल में डाल दिया। एक लोन लिया कैपिटल नेचर के लिए, समझ रहा है? फर्नीचर के लिए कैपिटल नेचर का होता है ना, और एक नेचर लिया रेवेन्यू नेचर के लिए, सैलरी वैलरी। मैंने पूरा 4 लाख क्लेम कर दिया। नहीं होगा, नहीं वो 2 लाख होगा। तो क्या अलाउ क्या डिसअलाउ बोलो? कैपिटल वाला अलाउ होगा, रेवेन्यू वाला डिसअलाउ होगा। श्योर श्योर श्योर? लैंग्वेज पढ़ा दूं? देखो, क्या सबका गलत है? सबका गलत है। दोनों ही नहीं होगा, पूरा 4 लाख ही नहीं होगा, 0 होगा। देखो, मतलब पूरा डिसअलाउ। मतलब कुछ भी नहीं होगा ना। अरे आप मेरे को ये बताओ, 4 लाख लेके रखा है इंटरेस्ट, तो अलाउ होगा तो कुछ नहीं, 4 तो लाख डिसअलाउ। प्लस कर दोगे, यही तो प्लस, वही पूछ रहा हूँ। सैलरी वाला तो allow तुम बोल रहे प्लस 2 लाख कर दीजिए रेवेन्यू वाला, पीछे बात क्यों हो रहा है? नहीं, सैलरी- ओए लास्ट बेंच, हाँ, वही है। बात मत करो ना। कौन बात कर रहा है? हाथ उठाओ तो एक बार, मैंने देख लिया, फिर भी हाथ उठाओ, कौन कौन बात कर रहा था? हाँ चलो, द करेक्ट आंसर इज सर दोनों अलाउ। वापस बोलो, सुन लो, क्या लैंग्वेज पढ़ाओ, रीजन लॉजिक बताओ। सुनो, तुम क्या यहाँ पे फर्नीचर डाल रहा है क्या? तुम क्या यहाँ पे सैलरी तो डालता तो चल जाता, तुम क्या फर्नीचर डाल रहा है? तुम तो फर्नीचर नहीं डाल रहा है, तुम फर्नीचर का एक लोन लिया था, और उस लोन का इंटरेस्ट तो रेकरिंग नेचर का होता है ना, इंटरेस्ट तो रेकरिंग नेचर का ना यार, है तो इंटरेस्ट ऑफ लोन है तो एट द एंड या एट द बिगिनिंग, कुछ भी। लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? अमाउंट, हाँ बोलो नया, नहीं कुछ नहीं करना। अमाउंट बोरोड मे बी अप्लाइड फॉर द, याद रख लो ना यार, अमाउंट बोरोड मे बी अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो इसका मतलब लोन कोई भी पर्पज के लिए यूज कर सकता है, राइट? एक लास्ट और पॉइंट है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट का काम खत्म। सुनो, नहीं, और एक जैसे पॉइंट, हाँ पूछो ना। जैसे अब वो लिखना है। आउटसाइड इंडिया दे देते हैं उन्हें टीडीएस का, इंडिया में चल जाएगा, इंडिया में टीडीएस नहीं करना, क्योंकि वो तो एट द एंड ईयर वो टैक्स देगा ना। ठीक। झमेला होता बाहर का पार्टी को लेके। बाहर का वो तो डायरेक्ट टीडीएस काट लेना है,
और अगर जैसे समझ लीजिए बाहर मतलब इनकम बाहर से है, लाइक वो बाहर से हमको पैसा भेज रहा है, तो वो फिर टीडीएस काट के मिलेगा कि वो मेरा काट के देगा टीडीएस। वो टीडीएस काट मतलब जाएगा आएगा तो हम लोग टीडीएस कट किया है। मैं काटूंगा तो मैं किसी को पे करूँ, मैं काटूंगा टीडीएस, सामने वाला मेरे को करेगा तो वो मेरा टीडीएस काटेगा। अच्छा एक और चीज बताओ, इस बार सुनना ध्यान से। मैं कंपनी हूँ, कंपनी को शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, तो कंपनी के पास डिविडेंड देने का पैसा नहीं था, तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी को डिविडेंड देने के लिए लोन लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? लोन। कितना? 40 लाख का लोन। 40 लाख की फिगर रख रहा हूँ। उस लोन पे मैंने मोहित से लिया लोन, 40 लाख में मोहित को क्या दूंगा मैं? 4 लाख। तो 2 इंटरेस्ट मैंने दिया तो 4 लाख, और ऑब्वियस सा बात है मैं 40 लाख को यूज करूंगा ना पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए। डिविडेंड पेमेंट होगा अलग बात है, मेरा सवाल जो इंटरेस्ट इस बार मैं ले रहा हूँ, आई मीन लोन जो ले रहा हूँ डिविडेंड पर्पस के लिए ले रहा हूँ, उस पर इंटरेस्ट चुका रहा हूँ, वो अलाउ होगा या डिसअलाउ? बट डिसअलाउ लग रहा है, बट अलाउ यहाँ अलाउ जो भी आप सिखाए बिजनेस के लिए है तो वो तो अलाउ हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अब तुम लोग को पढ़ा देता हूँ क्या, डिसअलाउ होगा ना। सही है कि नहीं हम लोग? अभी अलाउ तुम लोग चारों सही हो, अलाउ। ठीक है, मैं जानबूझ के कैसा बोला कि तुम लोग को लगे गलत हो, बट तुम लोग सही। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अलाउड एज डिडक्शन। बात खत्म। बट इसमें अलग क्या है? ये भी तो पहले वाले की तरह ही है। अरे एग्जाम में आएगा, तुम खुद कंफ्यूज है इसलिए हम बताती कि नहीं बताएगा, छोड़ो। अरे नहीं, सब तो इतना अगर लोन क्या नहीं पढ़ाएगा हम, है छोड़ो। ना। भैया वो पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट अगर हम नहीं बताता तो टीडीएस वाला तुम याद रखता, आउटसाइड वाला, तब फिर अरे वो नहीं, बट ये और पिछले वाला पॉइंट में तो कोई फर्क ही नहीं है। पहले वाला पॉइंट है, लिख लो, दोनों लिख लो। अभी वाला लिख लो, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड लिखा, एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड is allowed as deduction, is allowed as deduction। वो वाला पॉइंट भी बोल ही दीजिए। हाँ वो भी लिख लो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन is allowed, is allowed, is allowed whether the loan, whether the loan is used for, is used for capital purpose or revenue purpose, whether the loan is used for capital purpose or revenue purpose, whether the loan, शारिका गेट बंद, whether the loan is used for capital purpose or revenue purpose। क्लियर हो गया? लास्ट, खत्म। अब लिखने का जरूरत नहीं, सुन लो। एक चीज पूछ रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मान लो मेरे को लोन मिल नहीं रहा था, मेरे को मोहित जैसा पार्टी मिल नहीं रहा था जो लोन दे दे, तो मैंने बोला आदित्य को, आदित्य कोई एक ऐसा पार्टी खोज के देना जो लोन दे दे। आदित्य बोला है तो मेरे पास एक मोहित करके बंदा है। तो बोला सर मैं बता तो दूंगा बंदे के बारे में, लेकिन आपसे 1 लाख रुपया दलाली लूंगा। कितना रुपया? तो वो दलाली पहले मैंने पीएल में डाला, 2 ब्रोकरेज 1 लाख, ठीक है। उसके बाद मैंने मोहित से लोन लिया 40 लाख का, उस पर 10% अगले को 4 लाख इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब वो पर्पस तो तुम लोग समझ गया, अलाउ हो जाता है चाहे कैपिटल। मेरा सवाल है ये ब्रोकरेज सोच के देना, अलाउ या डिसअलाउ? हाँ डिसअलाउ, डिसअलाउ और अलाउ। एग्जैक्टली, देखो मैं लैंग्वेज पढ़ देता, सुन लो तुम लोग, सब सुन लो। अलाउ डिसअलाउ? डिसअलाउ ही है। डिसअलाउ, डिसअलाउ देख लो। ब्रोकरेज एंड कमीशन फॉर अरेंजिंग लोन पेड टू एन एजेंट इज नॉट अलाउड, नहीं होगा। बट ये तो बिजनेस पर्पस के लिए ना। लोन बिजनेस पर्पज है। अब ऐसे तो तुम दिखा देगा हाँ हम इस लोन को लेने के लिए यहाँ गया, ये रजिस्ट्रेशन करा वो करा, नहीं चलेगा। लोन अलाउ कर दो, ब्रोकरेज का डिसअलाउ। ओ जो भी आप बोले रजिस्ट्रेशन ये सब भी नहीं आएगा। लोन लेने के लिए तुमको कोई लीगल प्रोसेस लगा, ये लगा वो लगा, सब डिसअलाउ। लोन का इंटरेस्ट फाइन नहीं है, मगर ये ब्रोकरेज या कमीशन आप कुछ भी देते हो ये लोन से रिलेटेड है ना। बट आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड है क्या? नहीं, इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, ये डिसअलाउ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बिल्कुल समझा? हम अभी इधर 0 0 देके हम बोले लगा